हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिलना हो रहा है। इसका कारण ये था कि मेरा CGL 2022 का जो जॉइनिंग का प्रोसेस है वो चल रहा था, तो इसलिए मुझे 2 बार कोलकाता जाना आना पड़ा और इसके अलावा ड्यूटी से भी टाइम नहीं मिलता है, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन फाइनली आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो टायर 1 का रिज़ल्ट आया है CGL 2023 का, उसके बारे में। और इसके बाद जो CGL 2022 का जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जॉइनिंग चल रहा है उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे और अपने बारे में भी बताऊंगा कि मेरा प्रोसेस कहां तक हुआ। तो आपको मालूम है कि टायर 1 का रिज़ल्ट आ गया है और रिज़ल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे नाखुश हैं रिज़ल्ट से। बिल्कुल नाखुश होना बनता है। मतलब एसएससी को मैं जब से जानता हूँ तब से ऐसा पहली बार हुआ है यार कि मतलब टायर 1 में जो रिज़ल्ट है वो टोटल वैकेंसी का इवन 10 टाइम से भी कम है। मतलब क्या बेतुकापन है, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है यार। मतलब एसएससी क्या चाहती है कि टायर 1 में ही सारा, तो इससे अच्छा है कि आप एक एग्ज़ाम कर दो। मतलब क्या बताएं यार, इतना दुख हो रहा है ना, बहुत डिसहार्टन फील कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि 140-145 एक डिसेंट मार्क्स लाए थे और बिल्कुल मेंस की तैयारी में लीन थे, अच्छे से तैयारी कर रहे थे। और जब उन्होंने रिजल्ट देखा होगा कि मेरा लिस्ट में नाम है नहीं है, तो कैसा फील हो रहा होगा। बिल्कुल 1 साल बर्बाद हो गया यार। तो मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। और आज मैंने देखा कि ट्विटर पे इसके लिए डिमांड भी चल रहा था रिवाइज रिजल्ट के लिए, तो बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। मतलब 70,000 वैकेंसी का कोई तुक नहीं बनता है यार। आप सारे बच्चों को अगर टायर 1 में ही एलिमिनेट कर दोगे और कुछ चंद बच्चों को लेकर जाओगे तो मतलब क्या बताइए, बहुत ही बेतुकापन है। टायर 1 क्वालिफाइंग है और क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छे क्वांटिटी में बच्चों को लेना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा ऑप्शंस मिले बच्चों का टायर 2 में फाइनल रिजल्ट में लेने के लिए। तो बिल्कुल एसएससी को रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए। CGL 2022 में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि टायर 1 में एक एवरेज मार्क्स लाए थे किसी कारणवश, और टायर 2 में वो मेहनत करके बहुत अच्छा परफॉर्म किए और बहुत अच्छी रैंक लाकर अपने प्रेफर्ड पोस्ट को पाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टायर 1 के बेसिस पे बच्चों को कैसे जज कर सकते हो। केवल एक एग्जाम हो सकता है कि उसकी कुछ मजबूरी थी जिसके कारण से उसका थोड़ा सा स्कोर कम आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा टायर 2 में अच्छा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए बहुत दुख हो रहा है जो टायर 1 का रिजल्ट आया उसको देखकर। तो रिवाइज रिजल्ट के बारे में देखो, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि रिवाइज रिजल्ट आएगा या ना आएगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2013 में और 2016 में भी, मतलब 2013 और 2016 में शायद फाइनल जो रिवाइज रिजल्ट है वो आया था। तो आ सकता है, मतलब मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि आएगा ही, लेकिन आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इन सारी चीज़ों को देखकर एक चीज़ समझ में आता है कि देखो यार, एसएससी अब उतना ज़्यादा लुक्रेटिव रहा नहीं। मतलब वो आप खुद ही देख सकते हो कि एमटीएस और सीएचएसएल में वैकेंसी का क्या हालत है, ऊपर से सीजीएल में कट ऑफ ऐसा जा रहा है। तो मतलब जो बच्चे केवल एसएससी को टारगेट करके तैयारी कर रहे थे उनको कितना बुरा लग रहा होगा अभी। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या शिक्षा मिलता है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक जॉब की नीड में हो और आप केवल एसएससी का एग्ज़ाम देते हो तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है, आप एसएससी को रेफरेंस मान के तैयारी करो, लेकिन एसएससी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आप दो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का, आपको एग्ज़ाम वो देना चाहिए। आपको मालूम है कि कोरोना टाइम में एसएससी ने बहुत लंबे समय तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला था और मैं भी शुरू से एसएससी का ही केवल तैयारी करता था।
इसका मतलब ये नहीं था कि एसएससी के अलावा मैं कोई एग्ज़ाम नहीं देता था। एसएससी का तैयारी करता था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम थे, चाहे वो रेलवे को हो या फिर मेरा स्टेट गवर्नमेंट का हो, मैं मतलब देता था एग्ज़ाम। तो कोरोना टाइम में एसएससी बहुत लंबे समय तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाले थे, तो उस समय मैंने इवन बैंक का भी फॉर्म डाल दिया था, जो कि बिल्कुल उसका सिलेबस डिफरेंट है। हालांकि बैंक एक अलग मैटर करता है, बैंक को मैं आपको एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक अलग, लेकिन उस समय मैंने बैंक का भी एग्ज़ाम दिया था और उस समय मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। 1 मंथ मैंने जॉब की थी और इसके बाद जब मेरा स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ था तो मैंने छोड़ दिया था। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, एसएससी के भरोसे केवल आप अगर एक जॉब के नीड में हो तो आप केवल एसएससी के भरोसे मत बैठो। एसएससी को रेफरेंस मान के तैयारी करो और उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म है सबको भरो और सबका एग्ज़ाम दो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा इस रिज़ल्ट को देखकर, टायर 1 के रिज़ल्ट को देखकर, कि बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो टायर 1 को सेपरेटली तैयारी करते हैं और टायर 2 के लिए फिर बाद में बोलते हैं कि बाद में उसके लिए अलग से उसका फिर से प्लानिंग करेंगे और उसके लिए फिर सेपरेटली तैयारी करेंगे। तो अगर ऐसा आप भी कर रहे हो तो ये गलत चीज़ है। आपको मालूम है कि जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से टायर 1 और टायर 2 का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। चारों सेक्शन आपको टायर 1 और टायर 2 दोनों में पढ़ने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप शुरू से ही मतलब प्री प्लस मेंस को टारगेट रख के तैयारी करो। अब ये मत सोचो कि टायर 1 क्वालिफाइंग है तो एक एवरेज सा मार्क्स लाकर भी टायर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, जिसका नतीजा आप रिजल्ट में देख भी लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टायर 1 में भी उतना ही मेहनत करके तैयारी करना है जितना आप टायर 2 के लिए करोगे। मतलब दोनों को साथ में लेकर एक कॉम्प्रहेंसिवली अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, ताकि आप एक बहुत अच्छा मार्क्स टायर 1 में भी लाओ, जिससे आपका जो मनोबल है वो बढ़ा रहे। और आपको मालूम है कि उसके जस्ट 2 या 3 महीने बाद मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो यही सब चीज़ें बोलना था। इसके बाद फिर देखिए रिवाइज रिजल्ट आता है या नहीं आता है। मेरे हिसाब से तो एसएससी को बिल्कुल रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि बहुत इंजस्टिस हुआ है बच्चों के साथ, जो 145 146 मार्क्स लाकर अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं टियर 1, तो जाहिर सी बात है ये बहुत गलत बात है। अगर ये रिजल्ट 1 लाख मतलब 1 लाख प्लस बच्चों का होता तो ये जो कट ऑफ है ये 140 से ज़्यादा नहीं जाता, जो कि मैंने भी सोचा था कि 140 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कट ऑफ। मतलब 140 एक बहुत अच्छा स्कोर होता है यार, डिसेंट मार्क्स होता है। और एक क्वालिफाइंग पेपर के लिए 140 मार्क्स में अगर आप नहीं सिलेक्शन दे पा रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एसएससी को रिवाइज रिजल्ट देना चाहिए। मैं अपने बारे में बात करूं तो जी हाँ, मेरा रिजल्ट हुआ है टायर 1 में, लेकिन बिल्कुल मैं टायर 2 देने के मूड में नहीं हूँ। आपको मालूम है कि जिस समय मैं टायर 1 का रिजल्ट दिया था उसमें मेरा जो एलोकेशन है वो नहीं आया था, इसी कारण से मैंने टायर 1 दिया था। लेकिन मुझे मेरा प्रेफर्ड लोकेशन भी मिल गया है और मैं अपने जो भी मुझे मिला है मैं संतुष्ट हूँ। तो इसीलिए मैं टायर 2 देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। देखो यार, अगर मेहनत ही करना है तो एसएससी के आगे भी बहुत सारी चीज़ है, स्टेट पीसीएस है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ है, तो उसमें मैं मेहनत करूँगा। तो इसीलिए एसएससी का मेरे लिए मैं मानता हूँ कि मेरा सफ़र एसएससी में ख़त्म हो गया, मेरे लिए, आपके लिए नहीं। आपके तो हमेशा जितना हो सके मैं गाइड करता रहूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी एक भी सीट वेस्ट नहीं किया है। आपको बता दूं कि CGL 2021 में भी टायर 2 तक मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था, एक डिसेंट मार्क्स था, लेकिन टायर 3 की वजह से सारा चीज़ स्पॉइल हो गया। लेकिन फिर भी इतना मार्क्स था कि मैं कंफर्म था कि मुझे 2800 ग्रेड पे की कोई एक पोस्ट मिल जाएगी।
लेकिन चूँकि मैं 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पे ऑलरेडी वर्किंग था तो मैंने डिवी को स्किप कर दिया था। और जब फाइनल रिजल्ट आया था तो मैंने देखा था कि जो ऑडिटर अकाउंटेंट का पोस्ट होता है जो कि 2800 ग्रेड पे का होता है, उससे 7 मार्क्स मेरा एक्स्ट्रा था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं चाहता तो जाकर डिवी में अपीयर होता, फिर मेरा फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाता और मैं ज्वाइन नहीं करता तो होता क्या कि एक सीट बर्बाद हो जाता। वो सीट जो किसी और बच्चे को मिल सकती थी, अगर मेरे वजह से वो सीट बर्बाद हो जा रहा है तो ये इससे दुख की बात मेरे लिए और क्या हो सकती थी। इसलिए मैंने डिवी को ही स्किप कर दिया था। इसके अलावा मेरा ESIC UDC में भी बहुत अच्छा मार्क्स आया था और फाइनल रिजल्ट भी उसका आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने डिवी में अपीयर नहीं हुआ, जिसके कारण से इसके बाद फिर एक और लिस्ट जारी होता है तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, तो उसको भी मैंने स्किप कर दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे MTS वगैरह को भी मैंने स्किप किया है उसका रिजल्ट आने के बाद भी, मतलब कोई न कोई प्रोसेस को ज़रूर स्किप कर दिया है ताकि फाइनल लिस्ट में मेरा नाम ना आए और मेरी वजह से एक सीट बर्बाद ना हो। तो बस यही बोलना चाहूँगा और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि टायर 1 का रिवाइज रिजल्ट आ जाए और जो बच्चे 142 मार्क्स लाकर बिल्कुल मेंस की तैयारी में लगे हुए थे उनको एक मौका मिले मेंस में अपीयर होने के लिए। चलो अब बात करते हैं CGL 2022 में जो ऑनगोइंग प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। अलग अलग डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग चल रहा है। आपको मालूम है कि रिजल्ट आया था मई में और इसके बाद फिर बारी बारी से सारे डिपार्टमेंट का ज्वाइनिंग चल रहा है। तो मेरा भी डिवी जो था वो सितंबर में 5 सितंबर को था और मुझे कोलकाता कस्टम जाना था डिवी के लिए। तो मैं डिवी के लिए गया था, उसके लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको जो ऑफिस ऑर्डर मिलेगा उसके साथ मेंशन किया हुआ रहता है। कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं रहता, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, तो वो सब लेकर गया था। और इसके बाद फिर 20th को मतलब 20 तारीख को ही उसी मंथ में फिजिकल का डेट दिया गया था, तो फिजिकल भी मेरा हो गया है। हालांकि परेशानी हुआ है, फिजिकल और डिवी एक साथ होता था लेकिन पता नहीं इस बार दोनों को सेपरेट डेट क्यों दिया गया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा परेशानी भी हुआ। चेन्नई से कोलकाता 2 बार आना जाना पड़ा, पर कोई नहीं। इसके बाद इसी महीने आपको मालूम है कि हर महीने रोज़गार मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए। तो इसी महीने 26 को मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और 27 ऑनवर्ड्स मैं वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए फ्री हूँ। लेकिन देखते हैं यहाँ से कब मुझे रिलीव किया जा रहा है, NOC मिलता है। इसके बाद फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन करूँगा और ज़रूर आपको बताऊँगा, अपना जो भी जर्नी है ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको और कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो ज़रूर आपको दूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर पूरी करने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, आप इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।